गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आ गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का लास्ट वीडियो होपफुली लेकर, और इसमें हम देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो इससे पहले डिफेक्ट्स पे अपनी 2 वीडियो आई है, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट बताया है, उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट बताया है। और आज हम देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, कितने तरीके के होते हैं, कौन सा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ये सब हम जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई सा भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो प्रीवियस ईयर बोर्ड का, और इवन आई वुड से जेईई मेंस का जो डिफेक्ट्स में से आया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसे जानने से पहले एक बार जल्दी से रिवीजन लगा लेते हैं डिफेक्ट्स का। डिफेक्ट क्या होते हैं बच्चों? डिफेक्ट होता है कि सर सॉलिड की जो परफेक्शन थी, जो हमें एक्सपेक्टेड था, उससे कहीं ना कहीं वो इरेगुलर हो जाता है, यानी कि कहीं से एटम गायब हो गया या कहीं दूसरा एटम आ गया, कुछ इरेगुलरिटी जो सॉलिड में आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स बोलते हैं। डिफेक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, पॉइंट मतलब किसी एटम के अराउंड इरेगुलरिटी, और लाइन डिफेक्ट मतलब कंप्लीट जो रो है सॉलिड के अंदर एटम्स की, उस रो में ही गड़बड़ आ गई, पूरी की पूरी रो बेकार हो गई, तो उसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में इतना ही है, कोई पूछा नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरीके के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जो कि हम आज देखेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें रेशियो मेंटेन रहे। जैसे NaCl का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जितने Na उतने ही Cl। तो फॉर एग्जांपल एक सॉलिड में 100 Na 100 Cl थे, तो डिफेक्ट आने के बाद भी जितने Na है उतने ही Cl रहेंगे। जैसे अगर सपोज करो 98 Na रह गए, तो 98 ही Cl रहेंगे। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरीके के कंपाउंड में हो सकता है, एक आयोनिक कंपाउंड में हो सकता है, एक नॉन आयोनिक कंपाउंड में हो सकता है। तो यहीं से इसका क्लासिफिकेशन आता है कि या तो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में या फिर आयोनिक कंपाउंड्स में। नॉन आयोनिक में 2 तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एक होता है वैकेंसी, एक होता है इंटरस्टिशियल। ये सारे हमने लास्ट क्लासेस में, लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस किए हैं। आयनिक में 2 होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल। इम्प्योरिटी एक ही तरीके का होता है। आज हम देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक 2 तरीके का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज्यादा हो गया। देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जिसमें रेशियो मेंटेन नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा कि भाई जितने Na उतने ही Cl, मेटल ज्यादा हो गया यानी कि Na ज्यादा हो गया Cl के मुकाबले, उसे हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा होता है मेटल कम हो गए, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी 2 तरीके के हैं कि भाई मेटल ज्यादा कब होंगे? या तो जब मेटल ज्यादा हो ही जाए, जैसा बोला गया है कि भाई 100 Na और 101 Na और 100 Cl, ठीक है ना। तो 101 Na और 100 Cl हो जाए तो मेटल ज्यादा हो गए, या फिर मतलब एक्स्ट्रा हमने मेटल जोड़ दिया उसमें, तो उसे हम बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। कि भाई जितने थे ना, जो रेशियो में थे, उसमें एक एक्स्ट्रा केटायन, एक्स्ट्रा मेटल कहीं से आ गया। मेटल है तो केटायन होता है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो केटायन होते हैं मेटल। और दूसरा कि सर एनायन कहीं से गायब हो जाए, 100 Na 100 Cl थे, कुछ Cl भाग गए, तो Cl कम पड़ गया ना, Na ज्यादा हो गया, ड्यू टू मेटल एक्सेस में आ गया, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायन भाग गया, वैकेंसी हो गई, उसकी जगह खाली पड़ गया। एनायन जहां पे होना चाहिए था वो जगह खाली हो गई, वैकेंट हो गई, तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो आज हम ये पढ़ेंगे बच्चों। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरीके के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें मेटल ज्यादा हो, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जिसमें मेटल कम पड़ गया। किसके मुकाबले ज्यादा कम? तो हम किसी से कंपेयर करने पे बोलते हैं ना। हाँ, एनायन। देखो कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है NaCl, उसमें 2 चीज होती है, एक तो मेटल, एक नॉन मेटल, या केटायन या एनायन। तो केटायन ज्यादा हो गया तो वो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एनायन ज्यादा हो गया तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आई बात? तो चलो इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स लिखना शुरू करो। नोट्स बनाने हैं भाई, ऐसा नहीं है कि बैठ के हम
टीवी देख रहे हैं क्या? हाँ तो हाँ, जो चीज़ मैं बोलूँ वो लिखनी है, नोट्स नहीं लिखेंगे तो लेक्चर का बहुत सारा पार्ट देखो समझ में तो सब आ जाएगा वीडियो देख के, लेकिन रिटेन करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप उस चीज़ को कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखने की ज़रूरत तो तब पड़नी चाहिए ना बच्चों, जब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए। एक बार जब तुमने वीडियो देख के नोट कर लिया, उसके बाद तो नोट्स को रिवाइज करो। 30-40 मिनट की वीडियो क्यों देख रहे हैं अपन, 10 मिनट में नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स लिखना शुरू करना है अब। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल का मतलब यहां पे क्या है, केटायन। इसमें जो पहला तरीके का होता है कि मेटल एक्सेस में कब हो सकता है, वो है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, कि एनायन अपना कम पड़ जाए। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट वाला डिफेक्ट है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसके अंदर एक कंसेप्ट आएगा एफ सेंटर का, कायका आएगा एफ सेंटर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि एफ सेंटर से आप क्या समझते हो, एफ सेंटर होता क्या है, एफ सेंटर कब आता है, कौन से डिफेक्ट में आता है, ये सारी बातें आएगी, तो बहुत ध्यान से अब सुनना है। देखो, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया कि Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, एक NaCl का सॉलिड लिया बच्चों। क्या लिया, एक NaCl का सॉलिड लिया और इसे हम नीचे लगा दिया बर्नर, और यहाँ से हीट कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं एक क्लोज डब्बे में। किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हम इसे हीट कर रहे हैं, सोडियम की वेपर्स की प्रेजेंट में। सोडियम की वेपर्स है यहाँ पे, वेपर फॉर्म में सोडियम है आसपास। तो जब हम हीट कर रहे हैं बच्चों, तो कुछ Na ऐसे सरफेस पे आ जाएंगे इसके, कुछ Na ऐसे सरफेस पे आ गए। तो अब Na बोलेगा अरे यार ये क्या बात है यार, मुझे Na में रख रखा है, मुझे भी तो Na प्लस बनाओ, ज़्यादा स्टेबल बनाओ। Na को एक इलेक्ट्रॉन लूज करते से ही वो Na प्लस बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये सोडियम आसपास घूम रहे हैं कि अरे यार ये क्या है यार, हमें ज़्यादा एनर्जी में रख रखा है, हमें सोडियम बना के रख रखा है, मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, मुझे स्टेबल होना है। तो अंदर से किसी एक Cl को दया आ जाएगी और Cl अपनी अंदर की जगह छोड़कर सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा यहाँ पे। तो Cl माइनस को देख के Na बोलेगा अरे यार इस Cl माइनस के साथ तो मैं बॉन्ड बना सकता हूँ, कैसे कैसे, मुझे पहले Na प्लस बनना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा मैं Na प्लस बनूंगा, तो फिर Cl माइनस और Na प्लस में आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी, हाँ या ना, समझ में आई बात। तो ये Na बोलेगा कि जल्दी से मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ, और वो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया और ये Na प्लस बना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे जो Cl माइनस उठ के आया था ना, उस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जहाँ से Cl माइनस उठ के आया था उसकी जगह वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों सर, वहीं क्यों आया, क्योंकि तुम सोचो कि जैसे Cl माइनस वहाँ से गया, जैसे ही Cl माइनस वहाँ से गया, ये सॉलिड है, ये रोने लग जाएगा कि अरे यार ये क्या है बात, तुम तो नेगेटिव चार्ज लेके चले गए, अब मैं तो न्यूट्रल नहीं रहा, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन एक नेगेटिव भाग गया, मुझे तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो सोडियम बोलेगा कि चलो ऐसा काम करते हैं जिसमें दोनों का फायदा हो जाएगा, मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तेरे पास नेगेटिव चार्ज भी आ गया और मेरी NaCl के साथ बॉन्डिंग भी हो गई। तो एनायन यहाँ से गायब हो गया, एनायनिक वैकेंसी, और उसकी जगह कौन आके बैठ गया, एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। पूरी कहानी दोबारा से सुनते हैं, क्या किया हमने, ठीक है। अब मैं लिखता हूं और बात समझ में आएगी, चलो बहुत ध्यान से सुनना। When crystal of NaCl, या NaCl ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, is heated in presence of Na vapors। जब NaCl के क्रिस्टल को हम हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, Na वेपर्स की प्रेजेंस में, सम of the Na atoms
आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। जब हम उसे हीट करेंगे, जब हम हीट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो कुछ सोडियम उसके सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे, कुछ सोडियम उसके सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे, हाँ या ना। इसके नीचे का विजिबल है क्या, हाँ। अब सरफेस पे जाके, ये अपना NaCl था, इसके सरफेस पे जाके यहाँ Na बैठ गया, तो अंदर के जो Cl माइनस है उन्हें दया आएगी कि यार चलो एक काम करते हैं, यहाँ के तो सारे सोडियम खुश है, इस सोडियम को भी खुश करते हैं। हम बाहर आते हैं तो हम लिखेंगे कि Cl माइनस आयंस फ्रॉम इनसाइड डिफ्यूज टू द सरफेस एंड कंबाइन विद Na atom टू फॉर्म NaCl। भाई Cl माइनस आयन यहाँ से सरफेस पे आया और Na के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, NaCl। पर NaCl में तो Na प्लस है, NaCl में क्या होना चाहिए, Na प्लस। इसका मतलब ये पार्ट विजिबल है क्या, हाँ। तो हम ये बोलेंगे कि द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय Na टू फॉर्म NaCl occupy the site of Cl माइनस आयन। यानी कि कितना पार्ट इधर का विजिबल है अपन को, इतना। सर ये अपना Na प्लस, ये पास पास बनाते हैं, Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, यहाँ से Cl माइनस चला गया, ये Cl माइनस, सॉरी Na प्लस। देखो यहाँ से Cl माइनस चला गया और NaCl बना लिया उसने ऊपर, यहाँ आ गया वापस Na प्लस, यहाँ आ गया Cl माइनस, यहाँ आ गया Na प्लस, यहाँ आ गया Cl माइनस। तो यहाँ का जो Cl माइनस था ये तो बाहर चला गया और यहाँ कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस जगह पे जहाँ Cl माइनस आना था। क्यों आया सर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्रिस्टल रो रहा था बेचारा, कह रहे यार मेरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भंग हो गई। पिछले डिफेक्ट्स में हमने देखा था सबसे मेन क्या है कि इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो जैसे Cl माइनस इसे छोड़ के गया, इस पर माइनस चार्ज की कमी हो गई, कह रहे यार मैं तो न्यूट्रलिन रहा, अब मैं क्या करूँ। तो वो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो कहाँ आ गया, इस क्रिस्टल में, Cl माइनस की जगह, कि भाई हाँ ठीक है तेरे यहाँ पे एक खाली एनायन तो है, लेकिन एक काम कर इलेक्ट्रॉन रख ले ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, तो वापस से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो जहाँ पे Cl माइनस होना चाहिए था उसकी जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम एटम टू फॉर्म NaCl ऑक्यूपाई द साइट ऑफ Cl माइनस आयन। और इसी जगह को हम बोलते हैं बच्चों F सेंटर, इसी जगह को हम बोलते हैं F सेंटर। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि F सेंटर क्यों बोलते हैं। चलो नोट कर लिया होगा। F सेंटर बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे एनायन की जगह कौन आके बैठ गया, इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। ठीक है ना। तो अब छोटू टॉपिक डालेंगे, छोटू टॉपिक इसी के अंदर F सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। F सेंटर, F सेंटर क्या है, F सेंटर इज द एनायनिक वैकेंसी, वो खाली जगह है किसकी, एनायन की, विच इज ऑक्यूपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, विच इज ऑक्यूपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। वो एनायनिक वैकेंसी जिसे किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन ने, या फिर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय Na। वो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसने जिसे ऑक्यूपाई कर लिया है वो कहलाता है F सेंटर। F सेंटर की डेफिनेशन, सर F सेंटर क्यों बोलते हैं,
तो ये बात हम बोलेंगे कि भाई इट इज कॉल्ड एफ सेंटर बिकॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट इज कॉल्ड एफ सेंटर बिकॉज, अब रीजन सुनो। एफ सेंटर देखो, एफ शायद जर्मन या ग्रीक में कलर को हम जब ग्रीक में बोलते हैं तो वो एफ से शुरू होता है, तो इसलिए इसका नाम एफ सेंटर। क्यों सर, उस कलर से इसका क्या लेना देना? NaCl कैसा होता है? NaCl वाइट होता है, अरे घर का नमक, ठीक है, कैसा होता है? वाइट होता है। लेकिन जब ये वाला डिफेक्ट आ जाता है ना तो कलरफुल बन जाता है, कुछ कलर आ जाता है उसमें, ग्रीन रेड जो भी आना होता है वो कलर आ गया। भाई NaCl तो वाइट होता है, लेकिन ये डिफेक्ट आने के बाद वो कलरफुल हो गया। तो उस कलरफुल होने के पीछे इस इलेक्ट्रॉन का हाथ है, उसके कलरफुल होने के पीछे इस इलेक्ट्रॉन का हाथ है। होता क्या है बच्चों कि, चलो थोड़ा डीप में जा रहा हूं अब मैं, है ना, ये चीज़ हमें और अच्छे समझ में आएगी जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, पर ध्यान से सुनना, बात समझ में आएगी। थोड़ा सा लाइट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मैं बताता हूँ क्या। कोई भी चीज़ मुझे नज़र क्यों आती है? कोई भी चीज़ मुझे नज़र जब आती है जब उसमें से लाइट निकल के मेरी आंखों में पहुंच रही है। पर सर इस मार्कर में से कहाँ से लाइट आ रही? सन से लाइट यहाँ टकराई और मेरी आंखों में पहुंची तो मुझे वो नज़र आया, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांजिशन करता है अपनी फर्स्ट शेल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने ये पढ़ा था 11th क्लास में। और जब वो ऊपर से नीचे वापस आता है या फिर जब वो ऊपर शेल में जाता है तो कुछ कलर वो खा जाता है, यानी कि व्हाइट लाइट में से कुछ कलर उसने खा लिए, तो जो कलर बचा वही हमें नजर आएगा। व्हाइट किससे मिलकर बना है? 7 कलर से मिलकर बना है। 7 कितने होते हैं? विबग्योर, है ना। उसमें से कोई एक कलर वो खा गया तो अब थोड़ी ना व्हाइट बची, अब तो कुछ और कलर बचा। कुछ कलर खा के वो हाई लेवल में चला गया तो हमें व्हाइट नजर नहीं आएगा, कलरफुल नजर आएगा। तो उसके अंदर कलर आ गया। NaCl जो अपना था वो वाइट था, लेकिन इस डिफेक्ट की वजह से उसमें कलर आ गया। उस कलर के पीछे कारण केवल और केवल ये इलेक्ट्रॉन है। तो कलर का जो इकलौता कारण है, जो इकलौता सेंटर है, वो ये इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एफ सेंटर। कलर का ग्रीक वर्ड या जर्मन वर्ड एफ से शुरू होता है, इसलिए इसे बोल देते हैं हम एफ सेंटर। कहानी समझ में आई? एक और बार सुन लो। इसको हम एफ सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफ का मतलब है कलर। एफ का मतलब क्या है? कलर। यहाँ पे एफ का मतलब है कलर, ठीक है। अब इसे कलर सेंटर क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि NaCl जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन इस डिफेक्ट को आने के बाद उनमें कलर आ जाता है। और कलर आने के पीछे किसका हाथ है? केवल और केवल इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कलर आ रहा है, इसके ट्रांजिशन की वजह से, एक लेवल से दूसरी, एक शेल से दूसरी शेल में ट्रांजिशन की वजह से। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बस इतना सा याद रख लो कि एफ सेंटर ये इसको हम एफ सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से कलर आ जाता है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। सर वो ट्रांजिशन वाली बात क्या कर रहे हो आप? जिन्हें समझ में आ गई, जिनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई कोई बात नहीं, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं कि क्या होता है पूरी कहानी, ठीक है ना। अभी उसमें नहीं जाएंगे, जब सही टाइम आएगा तब जाएंगे। अभी तो बस इतना सा याद रख लो कि एफ सेंटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज the reason, because this electron is the reason behind color of crystal। जो क्रिस्टल होते हैं अपने वो कलरफुल हो जाते हैं, और इसका रीजन क्या है? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, कि भाई एक शेल से दूसरी शेल में जब वो ट्रांजिशन हो रहा है, जब लाइट पास हो रही है तो ये कलर आ जाता है। इट इज कॉल्ड एफ सेंटर, एफ का मतलब कलर, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज द रीजन बिहाइंड कलर ऑफ द क्रिस्टल। समझ में आई बात? जब भी एफ सेंटर पूछे ये फोटो बना देना, ये बात कर देना। दैट इज वाई द क्रिस्टल इन विच दिस डिफेक्ट अकर आर कलरफुल। इसीलिए जिन क्रिस्टल्स में ये वाला डिफेक्ट होता है बच्चों, वो कैसे होते हैं? कलरफुल। वो कैसे हो जाते हैं? कलरफुल। ये बात विजिबल है क्या जो मैंने लिखी है? हाँ,
इसीलिए जिन क्रिस्टल्स में ये वाला डिफेक्ट होता है वो कैसे हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। एक बार फिर से कहानी पूरी दिमाग में डाल लेते हैं कि भाई एक क्रिस्टल था, उसे सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करा तो Cl- बाहर निकल के आ गया, Cl- बाहर गया तो ये रोने लग गया कि मेरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन Cl- की जगह पे आ गया। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस क्यों हुआ ये, क्योंकि मेटल ज़्यादा हो गए, एक क्लोरीन कम रह गया, इसलिए इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। किस वजह से आया, एनायनिक वैकेंसी, एनायन के वैकेंट हो जाने से, वहाँ से गायब हो जाने की वजह से ये आया। और एनायन की जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही उस क्रिस्टल में कलर आ जाता है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो अगले डिफेक्ट पे जाते हैं। देखो यही मेन था, ज़्यादा लंबी कहानी इसी में थी, बाकी तो लुल्लू पोंजू से डिफेक्ट है बेचारे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें लास्ट बात है जो लिखने की है, वो भी लिख लेना। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय अल्कलाई हाइलाइट। जो फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट्स होते हैं वो इसको दिखाते हैं, बस अल्कली मेटल्स उन्हें बोलते हैं अपन। फर्स्ट ग्रुप 1 के, हेलिना की रब से फरियाद वाले के जो सॉल्ट्स होते हैं वही दिखाते हैं बस इन्हें। क्लियर है क्या बात। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय अल्कलाई हाइलाइड, NaCl, KCl, EtC। चलो लिख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, बाकी तो छोटी छोटी सी बातें हैं बेचारी जो याद रखनी है हमें। सेकंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है बच्चों ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। एक्स्ट्रा केटायन के आने की वजह से। देखो बेसिकली देखा जाए तो ये भी कोई एक्स्ट्रा केटायन की प्रेजेंस की वजह से नहीं है, इसमें से भी अपन ने एनायन ही गायब किया है, पर पता नहीं क्यों बोलते हैं। अब बोलते हैं तो बोलते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी ने भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इसे। इसमें बस उन्होंने ये बोला, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, इसे नोट करो, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने, केवल उस एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, और बस ये एग्जाम्पल याद रखो, इससे ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं, ज़्यादा साइंस में नहीं जाना है, बिल्कुल भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या किया हमने कि ZnO एक सॉल्ट था, जिंक ऑक्साइड, उसे जब हीट करते हैं ना, उसे जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन निकल के भाग गई। अब सॉल्ट था, ऑक्सीजन निकल के भाग गई, तो फिर केटायन मेटल ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए, पहले जितने जिंक थे उतने ऑक्सीजन, अब उसे हीट करा, ऑक्सीजन भाग गई, तो जिंक ज़्यादा हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और वो जो जिंक होता है वो उठ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल मतलब उनके बीच में जो जगह थी, एटम्स के बीच में या आयंस के बीच में जो जगह होती है, हमने देखा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में। ठीक है, तो क्या किया कि सर एक ZnO लिया, जिंक का ऑक्साइड, एक सॉल्ट लिया, उसे हीट करा, ऑक्सीजन भाग गई, तो जिंक बचा, बस Zn+2 आयन बचा, तो वो एक्स्ट्रा केटायन हो गया, और वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। जब हमने इसे हीट करा तो क्या बच गया, बस Zn+2, और क्या निकल गई, ऑक्सीजन। और सर रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, इधर चार्ज 0 है तो इधर भी चार्ज 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सर बैलेंस करनी है तो ये हाफ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, +2 -2 चार्ज बैलेंस हो गया, +2 -2 चार्ज बैलेंस। ऑक्सीजन भी निकल गई, इधर एक ऑक्सीजन तो इधर भी एक कर दी मैंने, हाफ से मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आई क्या, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये वाइट कलर का होता है, और जब ऑक्सीजन उसमें से निकल के चली गई तो येलो हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन आता है जिंक ऑक्साइड टर्न येलो ऑन हीटिंग। ZnO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, वाई। तो क्या बोलना है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ने तो वापस से वो जगह ले ली,
जहाँ आना चाहिए था, और ये जो कंपाउंड है ये येलो हो जाता है। अब इसमें आंसर में बस ये रिएक्शन लिख दोगे ना तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ZnO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। नोट कर लो। Is it loses ऑक्सीजन। नोट कर लो बच्चों, इतना सही था ये डिफेक्ट, मजाक था, है ना। क्या हुआ सर, दो तरीके के डिफेक्ट देखे हमने। एक तो एनायनिक वैकेंसी, उसे हमने अच्छे समझा। एक था एक्स्ट्रा केटायन, वो क्या था, किसी भी सोल्ट को हीट कर देंगे तो उसमें जो एनायन है वो उड़ जाएगा, तो क्या बचा केवल केटायन, तो एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, चलो अब एक लास्ट डिफेक्ट आ जाता है बच्चों, और वो क्या है, वो है, पता है हम सबको, आखिरी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, नोट कर लो। मेटल की कमी। अब ये जो डिफेक्ट होता है ना बच्चों, ये जनरली नेचुरली पाया जाता है। जैसे जब हमने आयरन की खोज करी ज़मीन में तो हमें मिला आयरन ऑक्साइड FeO, लेकिन ये FeO नहीं था। मतलब जैसे सपोज करो 100 आयरन और 100 ऑक्सीजन होने चाहिए थे, ऐसा नहीं हुआ। आयरन थोड़ा सा कम मिला, 100 मिलने की बजाय 96 मिला, और ऑक्सीजन 100 मिले, तो इसका रेशियो क्या बनेगा सर, 96/100। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Fe96O100, या फिर और सिंपल करें तो Fe 0.96 और O, यानी कि हर एक ऑक्सीजन पे एक आयरन मिलने की बजाय 0.96 आयरन मिल रहा है। मतलब 100 ऑक्सीजन पे 96 आयरन मिलने चाहिए था 100, तो केटायन की कमी हो गई ना, मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। इसीलिए इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जितने होने चाहिए थे उससे कम पाए गए, नेचुरली ही कम पाए गए, तो इसी को हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बस इतनी सी बात है, लिख लेते हैं इसे। मैनी सॉलिड्स, बहुत सारे जो सॉलिड्स होते हैं, कंटेन रखते ही हैं वो लेस अमाउंट ऑफ मेटल, कम मेटल रहता है उनमें, लेस अमाउंट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड बाय स्टाइक्योमेट्री। जितनी ज़रूरत थी स्टाइक्योमेट्री के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, जैसे FeO है तो 100 की ज़रूरत थी लेकिन मिला कितना, 96, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Fe 0.96O। एग्जाम्पल ये हो गया, Fe 0.96O, एक ऑक्सीजन पे 0.96, यानी कि मेटल डेफिशिएंसी। तो इसे या तो तुम ऐसे समझा के लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, Fe 0.96O। और क्या एग्जाम्पल है भाई, और एग्जाम्पल है, कभी 98 में मिल जाता है तो Fe 0.98O। ये एग्जाम्पल हैं इसके। ये अपने डिफेक्ट्स ख़त्म हो गए। 3 वीडियो में डिफेक्ट्स कवर हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईजिली सारी चीज़ें समझ में आई है। आज इतना ही पढ़ेंगे, चैप्टर ख़त्म। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो होपफुली डिलीटेड सिलेबस में रहेगा, अगर नहीं रहता है तो उसकी वीडियो में बाद में ले ही लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम्हें बस सबसे पहले सारी वीडियो के नोट्स बना लेने और उसे रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। चाहो तो NCERT के भी लगा सकते हो, मोर देन इनफ केमिस्ट्री के लिए। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।